प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, उसके लिए शायद रेफरेंडम हो कि ये आपको ये वाला निज़ाम चाहिए जो मौजूदा है, पार्लियामेंट्री निज़ाम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन माफियाज़ के होते हुए रेफरेंडम आप जीत नहीं सकते, या अपोज करेंगे माफियाज़ आपको, और पंजाब में नवाज शरीफ करेगा, इधर ये करेंगे। बेनज़ीर शाह साहबा को किसने शहीद किया, क्यों नहीं उन्होंने ढूंढा? ये भी इंटरनेशनल कोई गेम थी, इनको कोई मिला था इशारा, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब भी थे। चौधरी इफ्तिखार की गेम में पूरा के कैश किसने कराया, फ़ायदा किसने लिया? सिंध की तो ज़मीन है मुफ्त कोड़ियों के दाम, कोड़ी में क्या मुफ्त, कोड़ी के दाम तो कोई दाम होता है, मुफ्त में उसके क्या वोचर्स, उसके वोचर्स झूठे बनाए गए। इंटीरियर सिंध का सिस्टम तो गवर्नर बिल्कुल नहीं चलाता था। कराची का सिस्टम इसलिए कि वो इलेक्ट कराची से ओके आए थे एमक्यूएम वाले। मैं तो सब चीज़ों से तंग आके अभी मैंने तबलीग शुरू की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जाहिद खोखर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मुल्क की सूरत-हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर सिंध की सूरत-हाल के हवाले से। तब्दीली सरकार आई और उनका मंशूर था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो तब्दीली लेकर आएंगे। तब्दीली तो बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रही है, और महंगाई की सूरत-हाल भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम सिंध की भी बात करें तो सिंध में भी वही सूरत-हाल जारी और सारी है, और यहाँ पर भी जो मामलात हैं, जो करप्शन के, लाकानूनियत के, वो सारे उसी तरह से चल रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ पर आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो सिंध के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर सिंध रह चुके हैं, इस वक्त GDA के मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप भी तो तब्दीली लाना चाहते थे, आप भी तब्दीली लाने वालों के इत्तेहादी भी बने, तो क्या वजह हुई कि तब्दीली तो हमें नज़र भी नहीं है, कहीं लापता हो गई? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये एक चैनल खोला है, और आपके भाई, आप और सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनसे अच्छाई की तवक्का है हमें, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी जहाँ तक तब्दीली की बात है, मैं तो उस वक्त भी यही कहता था, इमरान खान साहब ने जब नारा लगाया तो मैं तो ये कहता था कि इंसान अपनी नीयत तब्दील करे, नीयत ठीक रखे, सही काम करे, तो वही यही तब्दीली है। और अपना कानून, जहाँ तक पुराने कानून भी ठीक थे, चलो कोई अगर आजकल के हालात और वक्त के हिसाब से कोई उससे मैच नहीं करें, कानून चेंज करें, सारी चीज़ें चेंज करें, मगर काम तो प्रैक्टिकल, मैं तो उस पर बिलीव करता था जब मैं चीफ मिनिस्टर था कि प्रैक्टिकल काम हो। ये सिर्फ ज़बानी कलामी या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, उस वक्त भी आप हमारे कांटेक्ट में भी थे, जर्नलिस्ट आप थे और हैं भी अभी तक, तो आपने देखा होगा कि हम तो फजूल एडवर्टाइजमेंट और इन चीज़ों पे तो नहीं करते थे खर्चा, और प्रैक्टिकल काम पे डिपेंड और बिलीव करते थे, और प्रैक्टिकल जो ज़मीन पे हक़ाइक़, ज़मीन पे काम हो, उस पे हम डिपेंड करते थे, बिलीव करते हैं, अभी भी उसी पे बिलीव करते हैं। तब्दीली उसी का नाम है। अगर सिंध में काम होगा, कोई डेवलपमेंट होगी, कि रोड रास्ता बनेगा, कोई चीज़ें बनेंगी, तो सिंध धरती तो कोई उठा के कहीं तो नहीं ले जाएगा ना। ये धरती को उठा के इंडिया के उस तरफ तो नहीं रख सकते, नहीं, यहीं पड़ी रहेगी। चाहे आज इसका सिंध नाम है, कल कोई और भी नाम रख ले कोई, तभी होगी तो यहीं की। तो मेरा ख्याल में अगर जिसने यहाँ उस पर काम किया, डेवलपमेंट की, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाया, सहूलियात पहुँचाई, तो ये मकसद होता है जो हमने तो करके दिखाया प्रैक्टिकली। बाकी अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये थर्ड टेन्योर इसको ये चल रहा है, और अभी तो सुन रहे हैं एक और टेन्योर भी इनके खाते आ रहा है। अल्लाह करेगा ना हो, बहरहाल जो देने वाले टेन्योर हैं, अगर वो इस तरह से पहले तो कहते हैं ये चोर है, डाकू है, माफिया है, फलां है, धमाका बमा, नवाज शरीफ और सारे जो सिटिंग, या तो उनको ये करना नहीं चाहिए था, या अगर उन्होंने किया है तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि किसने क्या किया है, या ये ख़ुद अपने आप को ज़ाहिर साबित करें कि हम साफ़ सुथरे हैं, हमारे पीछे कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जिस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त जो इक़्तिदार में लाने वाली क़ुव्वतें बज़ाहिर इक़्तिदार में थी,
और इस वक्त जो है सूरत हाल भी ये कहा जाता है कि ये एम्पायर की उंगली पर चलने वाले लोग हैं। बात तो वही है, क्या जो लोग इनको लेकर आए हैं वो क्या मतलब उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, या वो नहीं चाहते हैं कि आवाम के मसाइल जो हैं वो हकीकी हल ना हों? ये फेडरल गवर्नमेंट क्या बात कर रहे हैं? मैं इक़्तिदार की असल कुव्वतों की बात कर रहा हूँ। असल कुव्वतें तो मतलब लाने वाले तो मतलब आप जैसे इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं, इसमें हो सकता है कि वो चाहते हों कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कोई ऐसी कुव्वत आ जाए बीच में, जो वरना तो मोनोपोली थी ना इन दोनों के बीच में, उस हद तक तो ठीक थी। और इमरान खान साहब बेज़ात ख़ुद ठीक भी हैं, कुछ बेहतरी भी कर रहे हैं, कई चीज़ों में बेहतर भी हुआ है, और मोटी बड़ी चीज़ें ऊपर हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नीचे है नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनके टीम में ऐसे मतलब मिनिस्टर्स या कैबिनेट या लोग हैं ही नहीं जो लोगों तक नीचे जाएं, लोगों तक आते ही नहीं। ख़ास तौर सिंध की तो मैं बात करूँगा, पंजाब में भी हमने तो नहीं देखा कि फेडरल मिनिस्टर कहीं जा रहे हों, कोई जलसे जुलूस कर रहे हैं लोगों में, पब्लिक में मसले हल कर रहे हों पब्लिक के। उधर इस्लामाबाद में कैबिनेट मीटिंग एक्सेस में करने से कोई मसला हल नहीं होता। चलो GTA बना, लोगों ने कहा कि अब सिंध के अंदर भी कोई मुतबादिल फोर्स इत्तेहाद बन रहा है, और हमने काफ़ी हद तक देखा भी सही कि नज़र आ रहा था कि लोगों में काफ़ी मकबूलियत भी थी। हम सोच रहे थे कि कुछ नशस्तें लेंगे भी सही, या अक्सरियत कामयाबी भी होगी। क्या वजह है कि GTA को जो है बदतरीन शिकस्त नसीब हुई? देखें जी, वो डील का नतीजा जो हमें पता चला, डील का नतीजा जो यहाँ सिंध में बैठे हैं ना डील के मास्टर, उन्होंने कोई डील कर ली, और जो इमरान खान साहब को लाने वाले थे उनको फ़िलहाल तो पंजाब और इमरान खान अजीज़ थे, उनको सेव करना था वहाँ चेंज। एक बात तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान आज ना होता तो ये जो चीज़ें हो रही हैं मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं उस वक्त नैब तो मैं ना मानूँ वाली पॉलिसी पे चल रही थी कि हम तो सुनते नहीं। उनका नैब का जो चेयरमैन बैठा हुआ था, अल्लाह उनको माफ़ करे, इधर सेक्रेटरी भी रहे हैं और इंटीरियर सेक्रेटरी भी रहे हैं, सब नैब के फिर चेयरमैन बना दिए गए, तो वो तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उनके होते शायद ये जो कुछ अभी तक एक चीज़ सामने आई है वो भी ना आती। तो ये यहाँ इस हद तक तो ठीक था, मगर पंजाब और सेंटर के वजह से जो हमें कुर्बान कर दिया गया और कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये भी ठीक नहीं था। तो बात तो यहाँ सिंध में भी कोई जन्नत के नज़ारे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, ना कोई जन्नत के कोई शहद और उसके कोई नहरें तो नहीं बह रही। आप भी सरजमीन पे थे, आप भी इस सारी सूरत-हाल इलेक्शन कैंपेन में थे। किस वक्त आपको पता चला कि अब जो है सूरत-हाल जो है वो तब्दील हो गई? मतलब ये है कि ये कहा यह जाता था कि GTA बनाने वालों ने GTA से हाथ किस वक्त उठा लिया था, जब आपको फिर तस्दीक कब हुई थी इस चीज़ की? देखें जी, ये लोग जो कहते हैं ना GTA बनाने वाले या SDA बनाने वाले, वो GTA और SDA के बनाने वालों में मेरा बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना जी। SDA ऐसे बना था कि जब हम ख्याल मुस्लिम लीग बनी, हालांकि बनाने वालों का तो ख्याल था कि हम ख्याल मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसमें गौस बख्श मेहर साहब उसके प्रेसिडेंट थे। ये इत्तफाकिया हम लोग इकट्ठे हुए, मुर्तज़ा जतोई, मैं और उस वक्त इम्तियाज़ शेख साहब भी थे, तो उनके घर पे इकट्ठे हुए और हमने फ़ैसला किया कि हमने SDA बनानी है, और इसलिए बनानी है कि मुस्लिम लीग को सिंध में मतलब कामयाबी हासिल नहीं होती, और ये हमने बनाई। फिर ये ज़रूर है कि हमने उनको कन्वेंस किया बनाने वालों को कि सिंध में ये SDA जो है ये कामयाब होगी, और वो जो हुई, और अल्लाह की मेहरबानी से हम अच्छे खासे मेंबर्स अपने उसमें फिर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को भी कायल किया। फिर तो नेशनल अलाइंस बना था एक, जिसमें लगारी साहब भी थे, फिर नेशनल लेवल पे भी बना, और फिर उसमें ज़रूर मैनेजमेंट हुई होगी। और इनिशियली SDA बनाने में हम थे, उसमें किसी का, हाँ ये ज़रूर है कि इम्तियाज़ शेख साहब कहते हैं कि मुझे इम्तियाज़ शेख साहब ने उनको सेल की ये बात कि ये मैंने बनवाई है, हालांकि ऐसा नहीं था। इम्तियाज़ शेख को हमने बनाई जाके पेश की, फिर सारिक ने अपनी कोशिश की, लोगों को इकट्ठा किया, और उसमें फिर आगे जाके उनको उसने बेचा होगा कि मैंने बनवाई है। फिर जाके चौधरियों के साथ उसने
जाके उसमें कहा कि मैं ज्वाइन करता हूँ मुस्लिम लीग हम ख्याल में, फिर क्यू बन गई थी, उसको हम ख्याल को कन्वर्ट किया क्यू में। तो ऐसे होते फिर ट्रेन की पटरी पे गाड़ी चढ़ जाती है तो चल पड़ती है। अच्छा, एसडी पे याद आया तो पहले पूछना ज़रूरी है कि एसडी जब बना था तो इम्तियाज़ शेख और आपके इख्लाफात भी हुए थे, और ये बताएंगे इम्तियाज़ शेख ने कहाँ कहाँ जाके जो आपके बकौल के एसडी को बेचा। और दूसरी बात ये कि उस वक्त रिपोर्टें भी होती थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मीटिंग्स भी हो या वज़ीर आज़म की मीटिंग्स भी हो, तो उसमें उनकी पोजीशन क्या होती थी? पोजीशन तो उनकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मीटिंग में फिर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया था तो उसकी कुछ भी नहीं थी। और शुरू में भी वो हमने एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई थी, उसमें से 2 मुर्तज़ा और हम थे, एक ये था। ठीक है ना, ये इत्तेफाक किया हुआ, मकबूल शेख के घर पे मिले, उसने कहा इधर चलो, ऐसे इत्तेफाक किया हुआ, कोई ऐसे कोई प्लान नहीं था। मगर ये उस वक्त उनसे कांटेक्ट में था। यहाँ पे जो एक साहब थे घुंघरू बालों वाले, उनसे कांटेक्ट में थे ये। उसको ये अपना सॉरी कहता रहा कि मैंने बनवाई है, हालांकि ऐसे नहीं था। और उस इलेक्शन में खुद तो हार के आ गया। घुंघरू बालों वालों को भी बताएं ना कि किसके लिए आप कह रहे हैं, पता तो चले हमारे नाम। ज़्यादा डिटेल आप ना बताएं। उस वक्त यहाँ कोई घुंघरूदार बाल वाले थे, यहाँ पे उनके ही खास थे। तो बहरहाल ये इम्तियाज़ शेख साहब उस वक्त तो हार के आ गए थे। मुर्तज़ा जतोई साहब जो है उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था क्योंकि उनके एजुकेशन की शर्त लगी हुई थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से जो फील्ड में होता है ना, जो पब्लिक में होता है, मैं जीत के आ गया उस वक्त। हालांकि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बड़ी की गई थी, नहीं जीतेंगे, और मैं पूरे थर जीत के आया था उस वक्त। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर आगे मौके मिलते गए। ये लक की बात है। मैं तो सारा अल्लाह की तरफ से समझता हूँ। मेरी मुखालफत भी बड़ी हुई कि चीफ मिनिस्टर पहले शुरू में अली मोहम्मद मेहर साहब बन गए, और फिर जो है अल्लाह ने जो मौका दिया, उस वक्त भी इम्तियाज़ शेख साहब के लिए इंटरव्यूज़ लंदन में जाके अल्ताफ़ भाई के पास हुए थे, मगर फिर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं बन गया। और फिर 3.5 साल मुझे मौका मिला और मैंने काम करके दिखाया। अल्ताफ़ भाई भी याद आया तो उस वक्त MQM का अरूज था। MQM समझे कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कितनी उनकी सपोर्ट करते थे। गवर्नर हाउस, सारा गवर्नर हाउस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इसमें कोई मुश्किलात आपको नहीं आती थी कि मतलब उस वक्त चीफ मिनिस्टर आप थे मगर सारा सिस्टम जो है गवर्नर चलाता था? नहीं, सारा सिस्टम गवर्नर नहीं चलाता। इंटीरियर सिंध का सिस्टम तो गवर्नर बिल्कुल नहीं चलाता था। कराची का सिस्टम इसलिए कि वो इलेक्ट कराची से होके आए थे MQM वाले, और कराची में उनका मैंडेट था। तो मैं कुछ लो कुछ दो और म्यूचुअली चलता था, ऐसा नहीं था कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। बस ये ज़रूर था कि कई डिपार्टमेंट उस ज़माने में जब मार्शल लॉ लगी तो वैसे ही गवर्नर के अंडर होते थे, वो फिर अमेंडमेंट करके फिर वापस लाने थे। कई अली मोहम्मद मेहर साहब के ज़माने में नहीं हुए, और अगर सिंगल पार्टी अक्सरियत में कोई थी तो MQM थी जो हमारे अलायंस में थी। बाकी हम छोटे छोटे ग्रुप थे, कोई 12 मेंबर का, कोई 13 का, कोई इस तरह से थे। तो इसलिए वो उसमें हैवी वेट ज़रूर थे। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ MQM नहीं थे, अल्ताफ़ भाई और ये चलाते थे। गवर्नर भी मुशर्रफ साहब के उसमें आशीर्वाद में थे, और वो सही चल रहा था। मुझे तो मुश्किलात नहीं आई कोई भी, और जहाँ जहाँ फुट डाउन करना पड़ता था मैं करता था अल्लाह की मेहरबानी से। ऐसे भी नहीं था कि मैं हर चीज़ मानता था। जब सही होता था मैं आंखें बंद करके मानता था। जहाँ कोई ऐसी बात हो कि जो उनका कोई मंसूबा ऐसा हो जो आपने, वो जो सिंध दुश्मन हो, आपने पूरा होने नहीं दिया? क्योंकि 1-2 मरतबा की कुछ इतलात थी उस वक्त भी कि गवर्नर की कोई चीज़ें जो है आपने ब्यूरोक्रेसी को मना कर दिया था कि गवर्नर जो मामला चीफ मिनिस्टर के हैं वो वही करेंगे, इस तरह उनके जो है कहना ना माना जाए या उनके अहकामात नहीं माने चाहिए जो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। देखें जी, मेरे से 1.5 साल पहले अली मोहम्मद मेहर साहब थे। एक तो उनको तजर्बा नहीं था, थोड़ा सा वो लाड किस्म का आदमी था, तो 2-2.5 साल तो इस तरह चलता रहा। और वो आके बोलते भी नहीं थे, मतलब बहुत कम बोलने वाले थे। अच्छा इंसान था, अच्छा आदमी था, बेचारे फौत हो गए। तो हालांकि कम उम्री में फौत हो गए, मेरे से तो छोटे ही थे। तो वो जब पहले दिन मैं गवर्नर हाउस गया तो जर्नलिस्ट कुछ खड़े हुए थे, और वो गवर्नर साहब से सवाल जवाब कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई इधर बात करो, इधर मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, मेरे से बात करो। तो पहले दिन कहते हैं ना बिल्ली पहले दिन मारनी चाहिए, तो अल्लाह की मेहरबानी से पहले दिन ही मैंने मैसेज दिया मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव।
और गवर्नर साहब भी मेरे से मिल के चलते थे, वो अच्छे ठीक थे इंसान, और ज़रूर उनके मसाइल होते थे, मुझे कहते थे जो मेरे से काम पड़ता था, जो क्योंकि सिग्नेचर तो मेरे होते थे ना, उनके तो नहीं हो सकते थे। बाकी अगर कोई वर्बल इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलजुल के काम चलाते थे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी उनका करती थी, और जहाँ मुशर्रफ साहब को उनको कहना पड़ता था, समझाना पड़ता था, समझाते थे उनको कि ना करो ऐसे, जिस तरह से वो कुछ करते थे ना चीज़ें, तो मुशर्रफ साहब उनके साथ सख्ती से भी पेश आते थे, ऐसे ना करो, उनके भले में ही। तो जो देखा ना आपने, फिर क्या हुआ, बिग बैंग हो गया ना। अगर वो ठीक चलते रहते तो शायद ये बिग बैंग ना होता। अजला तोड़ने के हवाले से भी आप पर तनकीद हुई उस वक्त या होती रही, क्या अजला तोड़ने से MQM मजबूत हुई और सिंध के अवाम को नुकसान हुआ था? अजला तो सिंध के हमने तोड़े थे, तो MQM की मजबूती और ना मजबूती से उसे क्या ताल्लुक़ है? उसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लड़काना टूटा तो उसमें अभी भी है, वापस कर देते हैं ना अगर मैंने गलत किया तो। अभी नए अजला ये बना रहे हैं, ना बनाए ना अगर ये गलत बात थी तो ऐसे ही शोशा था। गिलानी साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए भी ऐलान किया था कि हम पुरानी शक्ल में इन अजला को बहाल करेंगे, प्रेस क्लब हैदराबाद में ऐलान किया था। ये मुझे इसका इल्म नहीं, मैं उस दुबई में था। गिलानी साहब भी पीपल्स पार्टी में थे, मगर वैसे अच्छे ठीक इंसान थे क्या अभी भी हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे। बहरहाल वो ऐसे एक वो होगा, शोशा होगा। बाकी एक को वापस नहीं किया बल्कि नए बनाए, और कर ही नहीं सकते, पब्लिक का रिएक्शन आएगा, लोग पसंद करते हैं मेरे इस एक्शन को। इसकी प्रोपेगेंडा की गई। अभी तक वो जो हैदराबाद को कह रहे थे ना, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, वापस करते हैं ना हैदराबाद को अपने असली शक्ल में। औरों को तो छोड़ें, औरों में तो कोई मसला भी नहीं था। हैदराबाद को कह रहे थे कि जी ये उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग। 3 नए ज़िले मिले सिंध को जो तहसील लेवल के थे। ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे तो जो डिमांड हुई वो यूं हुई थी कि हैदराबाद शहर अलग और बाकी जो पूरा रूरल है एक ज़िला। मैंने कहा ये फिजिबल नहीं है, एक टंडो मोहम्मद ख़ान से लेके ये चांद और तारा बन जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा। तो मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। और मुझे ये पता था कि जितने सिंध के ज़िले बनेंगे सिंध को फ़ायदा है। तो मैंने मुशर्रफ साहब से कहा, मैंने कहा फिर मैं 3 ज़िले बनाऊँगा अगर आप। मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है। तो एक हैदराबाद शहर का ज़िला बना दिया, 3 ज़िले सिंध के, टंडो लयार मिला, टंडो मोहम्मद ख़ान मिला, आपका ये हाला वाला ज़िला कौन सा, मटियारी मिला। तो उसमें क्या फिर वापस करते हैं ना अगर गलत बना गया था मैं तो, या लड़काने के भी अगर गलत बन गए थे उसको वापस करते। कश्मीर का, आपके दादू का, आप ख़ुद दादू के रहने वाले हैं, आप बताएं दादू लड़काना से शुरू होता था, इधर कराची पे ख़त्म होता था। ओके ठीक है, अभी मैंने ज़िला बनाया तो लोगों को आसानी हो गई है, लोगों को हर ज़िले के अलग फ़ंड मिल गए हैं, उसकी तरक्की हुई, अफसर नए लग गए, आपके निचला स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ ये नए क्रिएट हो गए, पोस्टें क्रिएट हो गई। तो नुकसान तो कोई भी ना, और डिस्ट्रिक्ट बनता है तो इलाके में डेवलपमेंट होती है। 12 मई का जो वाक़या हुआ वो असल क्या मामला थे? आप क्या नहीं समझते हैं कि उस वक्त MQM ने बिल्कुल जुल्म बर्बरियत जो भी इसको नाम दे दें वो किया था? सिर्फ MQM नहीं थी, उसमें और भी ग्रुप्स थे और सारी पार्टियां, अभी ये PDM या PDM क्या बना हुआ है, ये सारी पार्टियां उस वक्त भी थी। ये भी इधर से चल पड़ी, ये भी मुसल्ला थी। मुझे उनके अपने लोगों ने बताया कि हम भी मुसल्ला थे और एक दूसरे पे हुआ। फिर अब उस वक्त एंड टाइम पे जंग के बीच में तो कोई घुस नहीं सकता था और रोक नहीं सकता था। फिर हमने उसको कूल डाउन करने की और उसको रोकने की कोशिश की, मगर हुआ गलत। हम उसकी बिल्कुल वो करते हैं, कंडेम करते हैं। कोई एकामात उसके पीछे अब तो लोग, हम उस वक्त कहते थे ना चौधरी इफ्तिखार जो है बुराई की जड़ वो है, जो अब साबित हुआ। अब उनके सपोर्टर भी जो है उनको कहते हैं ये बाहर के इशारे पे कहीं से इनको कोई मिला था इशारा। उसके पीछे नवाज शरीफ साहब भी थे। चौधरी इफ्तिखार की गेम में पूरा कैश किसने कराया, फ़ायदा किसने लिया? फिर जरदारी साहब ने उसको अपोज़ क्यों किया? तो वो चौधरी इफ्तिखार वाली गेम जो है ना इंटरनेशनल किसी गेम का हिस्सा था। और उसके बाद जो मुल्क पटरी से उतरा है ना, तो अभी तक मुल्क वापस पटरी पे नहीं चढ़ा है। तो ये इंटरनेशनल कोई गेम थी। फिर आप क्या समझते हैं बेनज़ीर शाह साहबा को किसने शहीद किया, क्यों नहीं उन्होंने ढूंढा? ये भी इंटरनेशनल कोई गेम थी। ये पाकिस्तान तो इंटरनेशनल गेम्स का वो शिकार बनता रहता है ना, तो शिकार बन गया उसका। आप भी तो चीफ मिनिस्टर थे,
कौन सी जो गेम है या कौन से हाथ थे मोहतरमा की जो मर्डर हुआ, इसकी शहादत में कौन सी कुव्वतें, मतलब कुछ तो इल्म होगा आपको, उस वक्त भी आप इस सिस्टम में थे। देखें जी, ये डील कर रही थी फेडरल गवर्नमेंट, हम तो डील नहीं कर रहे थे। हम हमारे थ्रू आते तो हम तो नहीं चाहते ना बेनज़ीर साहब आए, क्योंकि हमारे तो अपोनेंट थी यहाँ पे। ये तो फेडरल गवर्नमेंट डील कर रही थी, वो बुला रहे थे उनको। और फिर वो मुशर्रफ साहब को पता होगा, उन्होंने रोका भी सही उनको कि ना आए, यहाँ हालात ख़राब हैं। और उस वक्त अब देखें ना, ये जो बुलाने वाले होते हैं, भेजने वाले होते हैं, भेज के इस तरह के हादसात करा के मुल्क को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। मे भी अमेरिकन हों, कोई और हों, जिन्होंने डील कराई, भेज के उनको शहीद करा के मुल्क की सिचुएशन को गड़बड़ करना चाहते हों। ये उस ज़माने में जो आजकल किलर तो पैसों पे मिलते हैं ना भाई, उनके बाहर ऑफिसेस खोले हुए हैं किलरों के ये माफियाज के, कि किसको मारना है, कितने पैसे। तो ये सारे जो में भी जहाद के मुजाहिदीन के नाम से उनका हो, मगर हों कोई और। आजकल कितने ये इस्लामी ग्रुप भी कितने लोग निकल आए हैं, और क्या हुआ है, ज़ाहिरीन कुछ होता है। आप क्या समझते थे कि यहाँ जो मस्जिदों पे हमला करते थे ये कोई मुसलमान होते थे? आजकल तो इंडिया के भी तो जब अफ़गानिस्तान में आके बैठे तो ऐसे ग्रुप उन्होंने भी बनाए। तो इस तरह से कोई भी बाहर की कुव्वत इस तरह का ग्रुप बना सकती है। पाकिस्तान में किसी को किसी वक्त भी मार सकते हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत भी आई। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने मोहतरमा के केस को प्रॉपरली परस्यू किया, उसको फॉलो किया? ये तो आप बताएं ना मुझे। मेरे अमेरिका में तो मुजरिम करार दे रहे थे ना, फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कोई इन्वेस्टिगेशन जो होती थी उनको रुकवा देते थे। ये जो बाहर के टीम्स लाए थे उनको भी नहीं करने दी। तो अगर वो सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते? ये तो इनकी लीडर थी, उनको तो कराना चाहिए, या कराते होंगे ज़ाहिर है। ओ भाई, मलाई खुद खा ली। मलाई खाने से मकसद था, मिल गई, उनकी वजह से इक़्तिदार में आ गए, अभी तक मलाई खा रहे हैं। तो उनके कौन इंटरेस्टेड है? कोई अभी बरसी भी नहीं करता सही तरह से, कोई पूछता भी नहीं है, केस को फॉलो नहीं किया, तो कौन करेगा? इस वक्त अब आते हैं सिंध हुकूमत के जो मामलात हैं। तीसरा जो है पीपल्स पार्टी का दौर चल रहा है सिंध के अंदर। अब क्या मतलब, जो लोग इनके साथ डील में चल रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि हालात कहाँ जा रहे हैं, या उनको कोई सरोकार नहीं है इन चीज़ों से, या उनके अपने कुछ मफादात पूरे होते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामला चलते रहें। शायद मसाइल तो होंगे, मगर मसाइल इतने भी नहीं हैं कि एक करप्ट और माफियाज को इजाज़त दी जाए कि वो रूल करें और मुल्क पे काबिज़ रहें। मेरा इस तरह इतने भी मैं नहीं समझता हूँ कि मसाइल हैं। क्या मसलत है मुझे समझ नहीं आती इसकी। और तीसरा टेन्योर है, चल रहा है, और हालात का क्यों नहीं पता होगा यार? सबको पता है, क्यों नहीं पता होगा? एक एक बच्चे को पता है कि क्या हालात हैं। तो उन्होंने खुद ही निकाले, आमों की पेटियों में पैसे निकाले, कश्तियों में पैसे निकाले, ये निकाले, और गए किधर, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। और अभी भी निकल रहे हैं। ये बैंकों की ट्रांजैक्शन का पता हुआ कि ये बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहें फिर? अब हमें तो उसका ऐसा वही है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मफादात मुश्तरका हैं इसलिए जो मामलात हैं वो चलते रहें। मफादात अब जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके इनसे मुश्तरका पता नहीं क्या मुश्तरका मफादात हो सकते हैं। मसलतें ज़रूर हो सकती हैं, कोई और प्रॉब्लम्स होंगे, इस वजह से सबको वो नहीं करना चाहते होंगे। क्या होगा अल्लाह जाने, मुझे इसकी मालूमात नहीं है। मैं किसी के अंदर से तो नहीं हो आया हूँ, बस जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस वक्त पीपल्स पार्टी आवाम के बलबूते पर ही इक़्तिदार में है, या जो असल कुव्वतें हैं उनसे डील का नतीजा है? अवाम के वोट से तो नहीं आई। जो हमें पता है, जो आप कह रहे थे ना जीडीए का, हम समझ रहे थे कि जीत जाएगा। जीडीए जीता हुआ था। उसी रात को कोई फ़ैसला हुआ है, क्या फ़ैसला हुआ है अल्लाह जाने। कोई पेटियां भर दी गई, कोई निकाले गए वोट, या क्या हुआ। हमें उमरकोट के इलेक्शन में मैं लड़ रहा था, मुझे पता चला कि बैलेट पेपर पकड़े गए। जब मैंने बात की तो कहा जी वो डमी बैलेट पेपर थे, वो जो ट्रेनिंग के लिए करते हैं वो थे, वो नहीं थे। अब बंदा एक एक जगह पे क्या करे, कैसे पहुँचे? तो ये इस तरह से कुछ हो गया। और अभी आवाम के बलबूते पे नहीं,
एक तो वडेरों के बलबूते पे बैठे हैं, जो सिंध के वडेरे जिनके वोट बैंक है, जिनका ज़िला है। जैसे मैं मिसाल दूँ, शिराजी साहबान हैं, पहले इनके ख़िलाफ़ थे मगर अब इनके शामिल हो गए। तो इस तरह से जो इलेक्टेबल्स हमें ख़ुद बात करेंगे, आ जाओ हमारी पार्टी में। वो अभी इलेक्टेबल्स के उस पर जो बेनज़ीर का जो वोट था ना पब्लिक में, वो अब नहीं है। मतलब बिल्कुल पहले भी जिस तरह बाई इलेक्शन में भी आपने हिस्सा लिया और फिर आपकी कुछ बातें मीडिया में भी आई कि जब इत्तेहादी हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, तो फिर फ़ोन तक अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेते हैं? जब मिसाल के तौर पर इत्तेहाद भी है, कंप्रोमाइज़ भी हैं और किसी पार्टी को फुल एंड फ्री हैंड दिया भी हुआ है, तो फिर इस तरह के इंतखाबात क्यों करवाते हैं? देखें जी, मैंने उमरकोट में ज़रूर कहा था, क्योंकि हम लोग अलाइड हैं पीटीआई के, और अल्लाह की मेहरबानी से सिंध में अगर 2 इलेक्शन हमारे हुए हैं, बाई इलेक्शंस वही हुए हैं जिसमें वोट मिले। मैंने कोई 31-32 हज़ार वोट लिए बावजूद इन सारी चीज़ों के। और एक और एमएनए का इलेक्शन हुआ था जिसमें निज़ाम रहमू खड़ा हुआ था पीटीआई का कैंडिडेट, मगर वोट हमारे ही मिले उसके, पीसा पगाड़ों के मिले, हमारे मिले। मखदूम साहब के भी वोट होंगे मगर उनके वोट जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। तो यही 2 सीटों पे भरपूर मुकाबला हुआ, बाकियों पे तो 4,000-5,000 पे पीटीआई ने इलेक्शनें हारी हैं। तो वो ना किसी से मशवरा करते हैं, ना कैंडिडेट मशवरे से खड़ा करते हैं। जिस किस्म के कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, तो 4-5 हज़ार वोट भी उनके लिए बहुत है मेरे ख्याल में। तो ये सिंध में हमने ही 2 इलेक्शनें लड़ी हैं जो मुकाबला हुआ, बाकी तो कहीं भी नहीं मुकाबला हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक नहीं, मतलब प्लानिंग से बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, या उनका इंटरेस्ट नहीं है क्या है, या ये इसको कुछ नहीं समझते कि बाई इलेक्शन, और ऐसे तो घर बैठे तो कोई किसी को वोट नहीं दे देता। आप क्या समझते हैं कि इसी तरह से डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तसलसल है, एक इलेक्शन दूसरा चौथा, इसी तसलसल को बरकरार रहना चाहिए, या वो जो क़ुव्वतें बराह रास्त इक़्तिदार में आती हैं उसी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं, फिर मसले हल होंगे? ये इस मुल्क में लोगों को या तो जमहूरियत की समझ ही नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी हो तो ये लोग तो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, फिर इस्लाह तो का अहवाल तो कोई भी नहीं होगा। अगर कोई बुराई हो रही है ना, उसको उसी वक्त रोकना चाहिए। ये पल जाए, पनप जाए, दरख्त बन जाए, फिर उस बुराई के ऊपर काटने के लिए ये इस मुल्क में तो ये होता रहा है, एक बुराई को ख़त्म करने के लिए दूसरी बुराई पैदा की जाती है, फिर उसको ख़त्म करने के इसी जुस्तजू में मुल्क चल रहा है। पहले को लाया जाता है, फिर वो गलत निकलता है, फिर उसको हटाया जाता है, फिर दूसरे को लाया जाता है। तो इस तरह से चल रहा है काम। तो भाई को कंक्रीट काम करो, अच्छे बुरे पहले तो सिलेक्शन हो। अगर कोई बंदे सिलेक्ट होकर ही आते हैं तो अच्छे बुरे को देखें कौन है, अलो ही उनको करें इलेक्शंस में जो ठीक लोग हों। आपकी तजवीज़ क्या है? आप एक डिमांड भी होती है, तजवीज़ भी होती है, मशवरा भी होता है कि किस तरह से ये मसाइल हल हो सकते हैं, कौन सा ऐसा निज़ाम है जो नाफिज किया जाए ताकि ये मसले हल हों? पहले मेरी ये राय थी कि अगर ये इदारे एक्सपोज करें सियासतदानों को कि ऐसे ने ये करप्शन की है, ऐसे ने ये बुराई की है, पब्लिक तक ले आएँ, और लोग शायद फिर वोटों में इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। मगर हमारे लोगों के ये वो नहीं है सोच कि अगर उनके सामने भी ले आओ ना, ये डाकू है, कहते हैं नहीं नहीं ये तो एक तो झूठे केसेस और ये इतने बने कि लोग एतबार नहीं करते। जिसमें डाकू को भी सामने ले आओ कि नहीं नहीं ये तो आप देखो ना, रहमान डकैत का था, वो भी हीरो था यहाँ का। तो अभी तक मेरे रहमान तो मारा गया है, और दूसरा उज़ैर है, तो वो भी हीरो हैं लोगों के। तो यहाँ इस मुल्क में बुराई असल माजरत से एक मैं बात कहूँगा कि ये असल मुआशरे की बुराई है, एमालुकुम उमालुकुम। जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे। अवाम को बात बुरी बुरी लगती नहीं है, चोर भी वैसा तो चंगा मुड़ से भी वैसा। तो अब उस अवाम के बीच में बंदा क्या ऐसे कंटिन्यूटी रखेंगे, इनको ही इलेक्ट करते जाएंगे, कोई बुरे नहीं है इनके लिए। वो कहते हैं जो अब आप रूरल में जाके देखें ना, एक मुज़ेरा है वो अपने ज़मींदार की चोरी करता है, नौकर है वो बुरा चोर को और गलत आदमी को बुरा समझता ही नहीं है, मुआशरे की बुराई है। और चोर वो कहते हैं अच्छा जी हमें बारी मिलती है, हम छोटा सा चोरी करते हैं, इनको बारी मिलती है, बड़ी चोरी करते हैं। फिर हल क्या है इसका? हल किस तरह से होना चाहिए ये बता दें। मैं तो एक बात पे पहुंचा हूँ, मैं तो सब चीज़ों से तंग आके अभी मैंने तबलीग शुरू की है।
मैं तो समझता हूँ यही हल है और कोई हल नहीं है। मगर हल कानून के तहत हो सकता है, कोई रोके ना, कोई अच्छे लोगों को लाएं, बुरों को रोकें, बुरों को जजा सज़ा हो, डंडे पड़ें, जजा सज़ा हो ना। ऐसा अनाउंस करने से तो कुछ नहीं होता। हमारे अवाम तो इस चीज़ को समझते नहीं है कि आप उनको एक्सपोज करके पब्लिक के सामने ले आएँ और पब्लिक उनको रिजेक्ट करे। इससे मैं तो मायूस हो गया हूँ कि इससे पब्लिक अभी जो ये चला है ना 12-13 साल में, सामने भी आई हैं बातें, मगर लोग तो वही वोट देते जा रहे हैं, या वोट देते जा रहे हैं या फिर उन्होंने पैसे भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये आराम के पैसे कमाते हैं, इलेक्शन की रात जाके पब्लिक में बांटते हैं। पब्लिक को ये बुरा, जो पब्लिक पैसे लेके वोट दे रही है वो कहाँ बुरा समझेगी और बुरे को कहोगे अच्छा भाई खुद भी वो खाता है तो लगाता भी तो है ना, वो वाला फार्मूला है। अब उनको क्या कहें फिर। जो लोग समझते हैं कि ये गलत है, समझते हैं, तो बेशक वो मुख्तसर ही हो, थोड़े ही हों, तो इसी तरह से लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे कि इनकी सपोर्ट करने वाले या इनसे डील करने वालों को भी तो लोग गलत समझ सकते हैं ना, गलत कह भी सकते हैं। कहेंगे ना, आखिर में तो लोग कहेंगे ना कि जो बुरे लोगों को, जिसके लिए ये इतना सारा माहौल बनाया गया, ये फिल्म बनाई गई, और बाद में पता चले कि हो कुछ भी ना, तो लोग उनको भी एतबार नहीं करेंगे। यार ये शेर आ गया वाली बात है, तो निकलेगा कुछ भी नहीं। तो फिर तो बहरिया टाउन के हवाले से भी लोग अभी उठ खड़े हैं, कौम परस्तों ने भी एहतजाज की कॉल दी है। क्या बहरिया टाउन का मंसूबा वाकई इस एहतजाज से, वो जो मतलब जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, बग़ैर गोटों को मस्मार करते हैं, क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का जो मामलात हैं वो रुकने चाहिए? पहली बात तो बहरिया टाउन वाले मसले में भी मैं कराची के अवाम, हमारे जो कराची रूरल के अवाम हैं, बलोच बरादरान हमारे, जिसमें अपना बलोच में सब आ गए, गबोल जो जिनका मसला है, क्या ये वोट उनको नहीं देते जो ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं? उस वक्त होश नहीं आती उनको किन को वोट दे रहे हैं हम। चलें जो भी हुआ, मगर अब उन्होंने तो मसला हल कर दिया है, उनकी सुलह करा दी है, कोई ले दे के, वो मैंने तो ये सुना है। हल तो नहीं हुआ अभी तक, तो एहतजाज चल रहा है। इंडिजीनियस राइट्स अलायंस भी एहतजाज कर रहा है, मकामी लोग भी कर रहे हैं और कौम परस्त भी कर रहे हैं। सिंध एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी है। कौम परस्त कर रहे हैं, कुछ कौम परस्त, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कौम परस्त तो उनके साथ पहले तो मिले होते थे, आजकल कोई नाराज़गी है तो और बात है। कुछ कौम परस्त, अब मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए सारों पे अल्लाह माफ़ करे बात आ जाती है, मैं सारों को नहीं कह रहा हूँ, इक्का दुक्का कोई उनसे भी मिला होता है। और हमें तो गन्ने के जब हमने एहतजाज किया था तो हमें अंदाज़ा आया कि कौन किसके साथ है, और कौम परस्त बेचारे कर रहे हैं। मगर अगर वो मालकान मिल जाएंगे और रफा दफा कर देंगे, इधर भी तो डील करने वाले बड़े हजरत बैठे हुए हैं, और रियाज मलिक से अगर डील करवा देंगे, 4 पैसे दिला देंगे, प्लाट दिला देंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। डील तो बेशक करें, मगर आप समझते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, और जो इंतज़ामिया, जो हुकूमत उनकी सपोर्ट कर रही है मलक रियाज और बहरिया टाउन की, ये नहीं होनी चाहिए। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज पंजाब का रहने वाला है, वहाँ भी उसका ट्रेंड यही है जो भी यहाँ कर रहा है। अब पिंडी के जाके उधर देखें ना, उसका ट्रेंड यही है उसका। और मलिक रियाज को यहाँ लाने वाले कौन हैं वो देखें। और ये जो ज़मीन दी गई है ये मुफ्त दी गई है, पैसे भी नहीं लिए गए हैं। सिंध की ज़मीन मुफ्त दी गई है, उसमें झूठे जो है ना वो जो पैसे जमा करते हैं उसकी रसीदें झूठी, सारा कुछ झूठा। उधर से जो पैसे मिले इंग्लैंड से वो भी ये खा गया। ये कौन सा कानून था भाई? जो नवाज शरीफ का जुर्माना पड़ा वो इसमें एडजस्ट कर दिया गया। अब किसको बंदा क्या बोले? और सारा कुछ माफियाज और ये 2 नंबरी काम है। अब इसमें माफियाज का जब राज हो तो फिर उसमें क्या हो सकता है? यही हो सकता है जो हो रहा है। मलक रियाज को लाने वाले कौन हैं? और कौम परस्तों को भी बता दें जो उनके साथ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ऑथेंटिक होगी कि कौन कौन से कौम परस्त मलक रियाज के साथ मिले हुए थे शुरू के दिनों में ही से ही। ज़्यादा तो नहीं है, एक आदमी पे मुझे है थोड़ा सा रिजर्वेशन। बहरहाल अब अगर देर आए दुरुस्त आए, तो अगर इस मसले में वो सही है तो ठीक है, पर यही हो जाता है ना कि आखिर में मिल जाते हैं ना, लोग मिल जाते हैं। और ये मलिक रियाज तो हुकूमत ख़रीद कर सकता है भाई, अब वो इतना बड़ा टाइकून है कि मुल्क ख़रीद कर सकता है। उसके लिए हम जैसे छोटे मोटे ख़रीद करना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और उसके पीछे जब सिलसिले हों
सूबाई गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट भी इसके लिए तो नहीं बोलती है, मलिक रियाज पे उनके पर जलते हैं, ठीक है ना। तो और ये आप देखें कि जो पैसे नवाज शरीफ वाले जुर्माने वाले वो मलिक रियाज के थ्रू एडजस्ट हो गए, उसने दिए वो तो छोड़ो, एडजस्ट हो गए पैसे। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो सिंध की तो ज़मीन है मुफ्त कौड़ियों के दाम से, कौड़ी में क्या मुफ्त, कौड़ी के दाम तो कोई दाम होता है, मुफ्त में उसके क्या वोचर्स, उसके वोचर्स झूठे बनाए गए, पैसे ही नहीं जमा कराए गए। अब क्या समझते हैं, हमारी धरती की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, इस तरह किसी और को तो नहीं मिलनी चाहिए, कब्ज़ा रुकना चाहिए। जीडीए का क्या मौक़िफ़ होना है इस मामले पे और क्या होना चाहिए? जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो तरक्की करा रहे हैं सूबे को। अगर मेरा अपना इंटरेस्ट हो और तरक्की करा रहे हैं उसको कोई नहीं मानेगा। जब हुकूमत शामिल ना हो तो फिर ठीक है, तरक्की आप करा रहे हैं एक फेयर। मेरे ज़माने में ये आपके अम्मार और ये आए भंडार बेट पे आए थे अम्मार, इस पे मैंने नहीं दिया था, इसमें बाबर गौरी साहब और ये सारे, क्योंकि ये कह रहे थे पोर्ट कासिम की ज़मीन है। मैंने कहा नहीं, सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है। जो ये आइलैंड्स हैं ये सारे सिंध गवर्नमेंट के, 200 आइलैंड्स हैं, बल्कि ये छोड़ें 60,000 एकड़ ज़मीन आपकी ये हक्स बे साइड पे एक कौन सी दुबई की कंपनी, एक अमार है और दूसरी 2 कंपनियां आई थी, और मुझे कहीं से सिफारिश हुई थी कि ये इनको दें, ये बड़ा इलाका डेवलप करेंगे। मैंने कहा सिंध की पूरी ज़मीन मैं नहीं दूंगा। अगर ये फ्रंट पे समंदर के अगर कोई बनाना चाहते हैं शहर, हमें बना के दिखाएं, बनाए, फिर जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम देते जाएंगे। मैं नहीं होगा, कल कोई और होगा। ये तो शायद उस वक्त भी सारी दे देते, मगर ये है कि वो अमार वाले शायद मलिक रियाज जितना बड़ा शेयर इनको नहीं देते। मलिक शेयर रियाज तो पार्टनर है ना, अमार वाले किसका पार्टनर है मलिक रियाज? गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का। मसलियत का शिकार, मसलियत इधर भी आ गई है क्या? किसमें? मैंने कहा मसलियत जो है इक़्तिदार की असल कुव्वतों समेत, फिर मसलियत आपने भी अख्तियार किए क्या? नाम नहीं बता रहे हैं मलिक रियाज के पार्टनर का। मलिक रियाज के पार्टनर लोग तो आसिफ जरदारी साहब का कहते हैं। मैं अब मेरे से नाम ले, खुद तो डंडे खाए हैं आपने, मुझे भी खिलवाओगे तो चलो मैं तैयार हूँ भाई। और उसमें देखें मलिक रियाज को आप कहते हैं कि जी कोई और लेके आया है, और कोई भी नहीं आया। देखें ये कारोबार और धंधे और बिजनेस, और इसमें बल्कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें तो जरदारी साहब ने खुद वो उसका शो जो था एक का, वो क्या एक दिन के क्या उसका नाम है बंदे का, उसको सोहेल बढ़ाच ने खुद एडमिट करवाया उनको। फिर कहता तुम बदमाश हो, मेरे से बात उगलवा दी है तुमने। उन्होंने खुद कहा कि मैं ज़मीनें मेरी होती हैं, डेवलपर कोई और होता है। अभी आप बताएं कि सियासी तौर पर जीडीए को कंटिन्यू रखेंगे या सियासी हवाले से कुछ इतलात हैं कि शायद मुस्तकबिल के हवाले से आप कोई सियासी फैसला लेने वाला हूँ? जी आप या लेंगे या इसको कंटिन्यू करेंगे? फ़िलहाल तो हम इसमें हैं और इंतज़ार करेंगे कोई अल्लाह कोई रास्ता निकाले, और अभी तक तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक जा रहे हैं हम लोग, कोई एतराज़ नहीं है हमें, और अच्छे इलेक्टेबल लोग जिन के अपने असर रसूख है ज़िलों में, जिन के सीटें हैं, वो इस इत्तेहाद में शामिल हैं। मेरे ख़्याल में या पीपल्स पार्टी है या जीडीए, को तीसरी पार्टी यहाँ सिंध में नहीं है। शहरों में MQM है, PTI आई थी, मगर अब वो पता नहीं अब क्या उसका रिज़ल्ट आएगा आगे जाके। नवाज़ शरीफ का क्या मुस्तकबिल है? नवाज़ शरीफ का पंजाब में वोट बैंक अभी तक है, कायम है, मगर ये अब शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम और ये झगड़े क्या बनता है अल्लाह जाने। अब जो बनाने वाले हैं शायद वो शहबाज शरीफ को भी गुरूम करना चाह रहे हैं, अब वो उसको नवाज़ शरीफ मानता है नहीं मानता है अल्लाह जाने। तो ये भी गेम के भी देयर इज़ ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप। तो अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, देखते हैं, वॉच कर रहे हैं हम भी। और लोग कह रहे हैं कि शायद 22 में इलेक्शन हो जाएगा अर्ली। अगर 22 में इलेक्शन होता है तो क्या वो कौमी हुकूमत बनती है, केयर टेकर बनती है, क्या बनती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, क्या आता है। जो लोग सोच रहे हैं ना हम रेफरेंडम करा के और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कराएंगे, मैं उनको ये मैसेज दे दूं आपके थ्रू
कि इन माफियाज़ के होते हुए रेफरेंडम आप जीत नहीं सकते, ये अपोज करेंगे माफियाज़ आपको, और पंजाब में नवाज शरीफ करेगा, इधर ये करेंगे, और जब इलेक्शन आप कराएंगे इन टीचर्स के थ्रू तो उधर अब जो है ना रेफरेंडम इस तरह से कामयाब नहीं होगा। इस रेफरेंडम के मुतालिक बताएं कि ये ज़रूर कि कौन से रेफरेंडम हो रहा है, किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने की बात हो रही है, कौन सा प्रेसिडेंशियल कोई निज़ाम है, और जिस तरह आपने कहा कि अर्ली इंतखाबात हों या कोई सूरत हाल तब्दील करने की हवाले से थोड़ा सा हमें तफसीलन बता दें। देखिए जी, प्रेसिडेंट का कोई नाम पे तो मुझे नहीं पता किसको बनाना चाह रहे हैं, मगर ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उसके लिए शायद रेफरेंडम हो कि ये आपको ये वाला निज़ाम चाहिए जो मौजूदा है पार्लियामेंट्री निज़ाम, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, तो उस पर शायद रेफरेंडम मुल्क में हो, जो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी है, थोड़ी बातें भी चल रही हैं, और उस पर ये जो बैठे हुए हैं माफियाज ये होने नहीं देंगे, ये इनकी ग्रिप है भी। सिंध में कहूँ अगर ये चाहें तो नहीं होने देंगे, जैसे कोई भी बाई इलेक्शन कोई जीत नहीं सकता, तो इस तरह से रेफरेंडम कहाँ से कोई जीतेगा, जिसका कोई मालिक नहीं होगा, धनी कोई नहीं होगा उसका, तो वो कहाँ से जीतेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी शख्सियत को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ये निज़ाम लाया जा रहा है, और इसकी क्या अब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट है, लोग मुंतखब करते हैं, सदर है, एक नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, तो वो किस तरह से होगा, वो क्या प्रपोज़ल उन्होंने, जिसने भी ये बात की है तो उन्होंने क्या जहन में रखा है। उन्होंने ये जहन में रखा है कि यहाँ जैसे फ्रेजाइल किस्म की असम्बली आती है, चल नहीं सकती, कोई फ़ैसले नहीं हो सकते, कोई कानून बना नहीं सकते, कोई इस्लाह नहीं कर सकते, कोई रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, इस हवाले से शायद उन्होंने सोचा है। और कई मुल्कों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका में है, कामयाबी से चल रहा है, बाकी मुल्कों में भी है, सेंट्रलाइज होता है, तो उसमें बाकी प्रोविंसेस का गवर्नर और इस तरह से चलता है, वो सिस्टम ही अलग है, कई मुल्कों में तो कामयाबी से चल रहा है। यहाँ ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है ये लूला लंगड़ा हिचकोले ले रहा है, तो लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल वो एक जैसे वो नहीं टेस्ट करते हैं, आजमाते हैं, कभी ये तजर्बा कभी वो तजर्बा, तजर्बे ही हो रहे हैं मुल्क के ऊपर। कभी बंदे का तजर्बा होता है कि इस बंदे को ले आओ तो ये पता नहीं क्या कर देगा, फिर पता चलता है उठो से निकला, तो फिर अगला वाला ढूंढते हैं। इस पर कोई ऑफिशियल मीटिंग, कोई राय, कोई प्रपोजल्स मांगे गए हैं कुछ पार्टी से या लोगों से जो मुंसलिक होंगे, जो मुतल्लिका होंगे? नहीं, हम आपके मीडिया के थ्रू ये चीज़ें चल रही हैं, हमसे तो कोई कंसल्ट नहीं हुआ है। और मैं जब सुना है तो मैं कह रहा हूँ कि रेफरेंडम अगर इस तरह से जैसे इन हालात में कराया गया तो रेफरेंडम मैं सिंध में तो कहूँगा नाकाम जाएगा, पंजाब में भी नवाज शरीफ नहीं चाहेगा तो नाकाम जाएगा। उनसे अगर कोई डील हो जाए और वो कहेंगे ठीक है हम सपोर्ट करते हैं तो फिर और बात है। आप इस जो सदारती निज़ाम है इसकी सपोर्ट करेंगे? अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो वाई नॉट। अब ये निज़ाम तो हमने टेस्ट कर लिया, अगर कोई अच्छा अल्लाह करे कोई अच्छा सदर मिल जाए, उसमें ये होगा कि पूरे मुल्क का अगर डायरेक्ट इलेक्ट होता है सदर तो जिसको पूरे मुल्क में, मगर उसमें थोड़ा ख़तरा ये है कि पंजाब डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा उसके पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें उसका चलेगा ज़्यादा असर रसूख। जिस सूबे में पॉपुलेशन ज़्यादा, फिर सूबे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और ये वो इस तरह करना पड़ेगा, डिसबैलेंस भी होने का ख़तरा है। कुछ बातें चल रही थी कि सिंध की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, आपका नाम भी काफ़ी कभी वक्तन फ़वक्तन गर्दिश भी करता रहता है कि आपको गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। क्या कुछ संजीदगी से गौर कोई इस किस्म का कोई चल रहा था या है कि सिंध की हुकूमत जो है वो उसको ख़त्म किया जाए? मुझे इसका इल्म नहीं, सोशल मीडिया पे आ जाता है, अब पता नहीं कौन देता है, या तो कोई हमारे जैसे सोशल मीडिया के जो बई खान है वो दे देते हैं ऐसे ही तमाशे के लिए, या तो फिर कभी कभार किसी को डराने के लिए भी नाम दिया जाता है, डरा के उनसे डील की जाती है, ये भी हो सकता है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि आपके नाम से पीपल्स पार्टी वाले डरते हैं, शायद तभी देते हैं ना, किसी और का तो नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम जो आता है, किसी ज़माने मुमताज़ भुट्टो का पहले नाम आता था। चलें, डराने के लिए नहीं, मगर अगर कोई फैसला हो जाता है कि चलें अभी डराना नहीं, अभी काम करना है, तो फिर क्या आप करेंगे? ये वक्त की बात है ना, जब वक्त आएगा तो देखेंगे।
थोड़ा सा पता तो चले कि मतलब आप का नाम तो डराने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर अमली तौर पर आपको मैदान में उतारा जाए कि अब आप काम को खींचें। मुमताज़ भुट्टो साहब कहते हैं कि जब मेरा गवर्नरशिप में नाम आता है ना, 2-4 दिन बॉम्बे बेकरी के केक हम खाते हैं तो फ़ायदा है यार, मुझे बॉम्बे बेकरी के केक मिल जाते हैं, फिर नाम गुम हो जाता है। और अगर देखें किसी को इक़्तिदार किसी ने छोड़ा है, बाकियों ने छोड़ा है, इस तरह से किसी को मिलता है तो कोई नहीं छोड़ता, और हम काम करके भी दिखाएंगे। अगर अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह की तरफ से आया तो कबूल करेंगे। बहरहाल अब मुझे इसका इल्म नहीं है, कोई कंक्रीट बात नहीं है, ऐसे मैं खामखा लोगों में शोशा के बॉम्बे बेकरी का केक खाने के लिए मैं शोशा छोड़ूं लोगों को, या डराने वाले वो खुद दूसरे बहाने से डराएं, मेरे नाम से ना डराएं उनको। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी अरबाब साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, अरबाब साहब की आपने बातें सुनी, काफ़ी जो बातें उन्होंने खुलकर भी की हैं, कुछ बातों में मफाहमत का शिकार भी हुए हैं। बहरहाल ओवरऑल मजमूई तौर पर गुफ्तगू जो है वो बेहतर रही, और मकसद सिर्फ ये था कि आवाम की बेहतरी हो और निज़ाम जो हो वो आवाम की बेहतरी के लिए हो। आवाम के टैक्सेस के पैसे से जो मंसूबे बनते हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, और उसके साथ साथ आवाम के पैसों पर जो करप्शन करता है बिल्कुल उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मुस्तक़बिल के हवाले से भी उम्मीद है कि कम से कम ऐसा कोई निज़ाम सेटअप आ जाए ताकि ये करप्ट माफिया की उस सेटअप में कोई जगह ना हो। इसके साथ अपने मेज़बान जाहिद कोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, उसके लिए शायद रेफरेंडम हो कि ये आपको ये वाला निज़ाम चाहिए जो मौजूदा है, पार्लियामेंट्री निज़ाम, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन माफियाज के होते हुए रेफरेंडम आप जीत नहीं सकते, या अपोज करेंगे माफियाज आपको, और पंजाब में नवाज शरीफ करेगा, इधर ये करेंगे। बेनज़ीर शाह साहबा को किसने शहीद किया, क्यों नहीं उन्होंने ढूंढा? ये भी इंटरनेशनल कोई गेम थी, इनको कोई मिला था इशारा, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब भी थे। चौधरी इफ्तिखार की गेम में पूरा के कैश किसने कराया, फ़ायदा किसने लिया? सिंध की तो ज़मीन है मुफ्त कौड़ियों के दाम से, कौड़ी में क्या मुफ्त, कौड़ी के दाम तो कोई दाम होता है, मुफ्त में उसके क्या वोचर्स, उसके वोचर्स झूठे बनाए गए। इंटीरियर सिंध का सिस्टम तो गवर्नर बिल्कुल नहीं चलाता था। कराची का सिस्टम इसलिए कि वो इलेक्ट कराची से होके आए थे MQM वाले। मैं तो सब चीज़ों से तंग आके अभी मैंने तबलीग शुरू की है।